एमएसएमई इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चले ना, इसको बिल्कुल ही वेव ऑफ कर देना चाहिए। तो जब बिल ही नहीं बन पाएंगे, जिनका कंजम्पशन ही नहीं होगा, तो पैसा निश्चित रूप से घट गया। लॉकडाउन लगने से पहले जो है ना, तो मेरी नौकरी छूट गई, तो 3 महीने का 3109 रुपया भेजा। अब ये बोले कि 2 बार भी जमा कर सकते हो, 3 बार भी जमा कर सकते हो। तो एक बार तो मैं 2000 रुपये जमा करके गया, फिर बाद में इन्होंने मैसेज भेज दिया कि 1109 रुपये जमा करो, नहीं आपका सब अलग से काट दिया जाएगा। तो मैंने सोचा अगर लाइन काट देंगे तो फिर और परेशानी बढ़ जाएगी, इधर जाओ उधर जाओ, इससे अच्छा मैं कहीं से एडजस्ट करके पैसे ले के फिर जो भी जमा करना है। मैं रविश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। अभी जो आपने हिस्सा देखा वो गाजियाबाद नोएडा का हिस्सा है। लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन लोग पेट्रोल के बिल दे पा रहे हैं। अब आप देखिए कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये दाम बढ़ा कौन रहा है, किस तरह से बढ़ रहे हैं। 16 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते बढ़ते डीजल और पेट्रोल अब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के दामों में करीब कभी बहुत अंतर हुआ करता था, मगर अब 71 पैसे का फासला दिल्ली के रेट के हिसाब से रह गया है। इन दामों को 16 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं मीडिया इन बातों को नहीं उठा रहा है। लीजिए उठा देते हैं, अब क्या हो जाएगा, उठाइए ना उठाइए, मगर कोई है अदृश्य शक्ति जो रोज आपकी बची हुई जेब का या जेब में बची हुई राशि का जो अपर लिमिट है उसको टेस्ट कर रहा है। किसी दिन 60 पैसा बढ़ाकर, फिर 50 पैसा बढ़ाकर, फिर 40 पैसा बढ़ाकर, इतना दे सकते हो कि नहीं, इतना दे सकते हो कि नहीं, इतना दे सकते हो कि नहीं। लोग खुशी खुशी दिए जा रहे हैं, हर्षोल्लास का माहौल है। इसका मतलब हिंदी में हुआ कि कहीं धरना प्रदर्शन का माहौल नहीं है। और इस तरह से करते करते जो पेट्रोल है प्रति लीटर 8 रुपए से अधिक के रेट से बढ़ चुका है, और जो डीजल है वो 9 रुपए से अधिक के रेट से महंगा हो चुका है। और लोग दिए ही जा रहे हैं, वो भी इस कड़की में जब बिजली बिल देने के पैसे नहीं हैं लोगों के पास। और ये हालात बेहद ख़राब होती जा रही है कि इस तरह से अगर दिल्ली में ही अब करीब 80 रुपये प्रति लीटर के भाव हो चुके हैं। मुंबई वाले तो थोड़े अमीर हैं तो इसलिए 86 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पैसे पेट्रोल दे रहे हैं। लेकिन इस तरह से पेट्रोल की कीमतों के दाम बढ़ते चले जाएं, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं रहा है, विपक्ष को आप भी सीरियसली नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज ही दाम बढ़ाएंगे। और 16 दिन बहुत होते हैं। अब तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल के दामों में उस तरह की वृद्धि नहीं है। जब हो जाएगी तो ठीक है, कभी तो रुकना चाहिए, कभी तो वीकली ऑफ भी होना चाहिए। 2 हफ्ते हो गए, तो उससे भी ज्यादा हो गए। मंडे सैटरडे संडे कुछ भी छुट्टी ले लो, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार काम किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो स्टोरी है जो रविश रंजन ने भेजी है नोएडा से, वो ज़्यादा चौंकाने वाली ये है कि क्या ये कहानी ये बता रही है कि ये लोग जो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई, फिर से भी दिखा सकते हैं, ये लोग क्या इनकी आर्थिक शक्ति समाप्त हो गई है, नौकरी चली गई है, या फिर इनके पास सैलरी के पैसे नहीं हैं। ज़रूर इनमें कुछ उद्यमी होंगे, कुछ आम लोग होंगे। क्या ये कहानियाँ हमें अलग से समझने में कोई नज़रिया देती हैं कि तालाबंदी के दौरान जो हमने आर्थिक नुकसान को न्योता है, उसके कारण आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। देखिए, कोई आधिकारिक डेटा तो मिलता नहीं हमारे देश में कि कितने लोगों की नौकरी गई है, कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं, लेकिन ये सब वो डेटा हैं जिनसे आपको कुछ कुछ खबर आती चली जा रही है। इसके अलावा हम इस पर बात करेंगे, लेकिन हम दिल्ली की भी बात करना चाहते हैं। यहाँ पर पिछले 24 घंटों में आप देखें तो बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। मुंबई में एक हफ्ते में जहाँ 8,000 के करीब केस आए हैं, दिल्ली में एक हफ्ते में 18,000 के करीब केस आए हैं। मुंबई में 66,000 से अधिक केस है, लेकिन अब वहाँ ढलान पर है, रफ्तार थोड़ी रुकी है। लेकिन दिल्ली में आप देखिए कि रफ्तार बढ़ती जा रही है, 60,000 के करीब करीब हम पहुँचने वाले हैं। क्या दिल्ली मुंबई को पीछे छोड़ देगी? अरविंद केजरीवाल ने कई फैसलों का ऐलान किया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक खास तरह का मशीन होता है, वो भी, और जो ऑक्सीमीटर होता है वो भी अब जो सरकार उपलब्ध करा देगी, लेकिन इस्तेमाल के पास आपको लौटा देना है। तो दिल्ली में क्या ऐसी स्थिति है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन रविश हैं हमारे साथ। रविश, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप बिजली की इस स्टोरी को देख रहे थे, तो ठीक है आपने गाजियाबाद और नोएडा के ही सैंपल को देखा है,
पर बिल न देने वालों में क्या अंदाज़ा हुआ कि आम लोग कितने होंगे? ठीक है, इसकी सही संख्या नहीं होगी आपकी, मगर वो कहानियां क्या है, लोग क्यों नहीं बिजली के बिल दे पा रहे हैं? जी देखिए रवीश जी, नोएडा और गाजियाबाद दो ऐसे ज़िले हैं जिनका अब तक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। और आज खुद जो है वो वहाँ के ऑफिशियल्स ये बता रहे थे कि 80% तक जो बिजली का बिल है वो यहाँ के लोग पे कर रहे थे। लेकिन आज हालत ये है कि नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में अगर 2 लाख जो है वो कंज्यूमर है, तो उनमें से 1.25 लाख लोग केवल बिजली का बिल दे रहे हैं, बाकियों को नोटिस भेजा गया। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में 8 लाख अगर उपभोक्ता है तो 2 लाख लोगों ने अप्रैल में केवल बिल जमा किया था और अभी उनकी तादाद बढ़कर 4 लाख हो गई है। यानी 50% लोगों ने केवल बिजली का बिल जमा किया, 50% लोगों ने अभी नहीं किया। हमने आज कई सारे लोगों से बात किया। नोएडा और गाजियाबाद में बिजनेस कम्युनिटी के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और उद्योग काफ़ी लगे हुए हैं और उन उद्योगों में काम करने वाले लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उद्योगों की दशा आपसे छिपी नहीं है। काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री हैं उनमें लोगों की संख्या जो है वो कम कर दी गई है या तो बंद हो गए हैं, तो इसके वजह से लोग बेरोजगार हो गए हैं और बिजली का बिल नहीं चुका पा रहे हैं। 3 महीने के लॉकडाउन के दौरान जो उन्होंने पंखे की हवा खाई है, अब उसकी कीमत जो है वो बिजली विभाग पूरी तरीके से वसूलने की तैयारी कर रहा है। और यही वजह है कि लगातार लोगों के पास में नोटिस जा रहे हैं कि आपके बिजली के बिल काट दिए जाएंगे, या तो उनको टेलीफोन करके बोला जा रहा है कि आप अपने बिजली के बिल जल्द से जल्द जमा करिए। आज एक शख्स हमें मिला जो कि ये बता रहा था कि लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई, 3000 रुपये का उसका बिल आया, किसी तरीके से उधार लेकर वो बिजली का बिल जमा करने आया था। तो तमाम सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि बिजली की खपत भी नोएडा और गाजियाबाद में काफ़ी है और ऐसे में जो लोगों के खर्चे हैं वो एक तरीके से मीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनका जो सैलरी है वो कम हुई है या फिर उनकी नौकरी गई है, तो इसके वजह से उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी रवीश, हम ये भी जानना चाहते हैं, पिछले दिनों अजय सिंह ने वाराणसी से स्टोरी की थी कि वहाँ मॉल वाले या उद्यमी लोग हैं, वो लोग फिक्स्ड चार्ज वसूले जाने के कारण उन पे लाखों रुपए की देनदारी आ गई है। अब उनका कहना आ जाएगा कि सरकार ने इसमें संशोधन कर लिया है, लेकिन फिर भी इन बकायेदारों में जो आप कह रहे हैं कि 4 लाख ज़्यादा लोग बिजली बिल नहीं चुका पाए हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो सेंटर पर ना जा पाते हों, वो लोग जो ऑनलाइन नहीं जमा करते हों। पर क्या ये भी एक वजह है कि जो उद्यमी लोग हैं वो लोग भी जमा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें राशि का अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि गाजियाबाद या नोएडा से 80% जो बिजली बिल जमा होता था वो कितनी राशि थी, उसकी राशि कितनी थी, उसका पैसे के टर्म में हम नहीं समझ पा रहे हैं इसे। रवि जी, आपकी आवाज़ मुझे बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये पूछ रहे हैं कि जो कमर्शियल जो लोगों के बिजली के बिल बकाया हैं वो कैसे वो चुकता कर रहे हैं। हाँ। देखिए, आज मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि अब जैसे कॉमर्शियल जो बिजली के बिल होते हैं उसमें 2 चीज़ों के चार्जेस रवीश जी बहुत होते हैं। एक तो होता है कि फिक्स चार्जेस, यानी जितने केवी का आपका कनेक्शन होगा तो उसका जो फिक्स चार्जेस होता है, अगर आप जलाएं या न जलाएं, अगर आपकी दुकान बंद है और अगर मान लिया जाए कि 5 केवी का आपने ले रखा है बिजली का कनेक्शन, तो अगर आपकी दुकान भी बंद है तो आपसे पैसा जो है वो वसूला जाएगा। आज तमाम सारे बिजनेस के जो लोग हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, उनका कहना है कि फिक्स चार्जेस और न्यूनतम चार्जेस मिला के काफ़ी बिल जो है वो उनको भेजे गए हैं इन 3 महीनों में। हालांकि अब जो है वो यूपी की सरकार ये कह रही है कि 1 महीने का यानी अप्रैल महीने का जो फिक्स चार्ज है उसको वो जुलाई के महीने में नहीं लेंगे, अगर 30 जून तक आप इन तीनों ही महीनों का बिजली का बिल पे करते हैं तो। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जिनकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें हैं या फिर इनके किसी के और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको इस लॉकडाउन के दौरान फिक्स चार्जेस और न्यूनतम चार्जेस के तौर पर हुई है। आज हमने खुद एक जो है वो बिजनेसमैन से बात की, उनका ये कहना है कि उनकी फैक्ट्री बंद रही लेकिन उसके बावजूद हर महीने 40,000 रुपये का बिल उनको भेजा गया। अब वो कह रहे हैं कि हम कैसे इसको चुकता कर सकते हैं।
तो सबसे पहली जो ध्यान देने वाली बात है, उत्तर प्रदेश सरकार को ये चाहिए कि न्यूनतम चार्जेस और फिक्स चार्जेस को कहीं एडजस्ट करना चाहिए और लोगों से बात करना चाहिए, वरना उद्योग धंधे पिछले 3 महीने में वैसे ही चौपट है। अगर ये चार्जेस और लगते रहे तो इनकी हालत और बहुत खराब ठीक है जी जी। रविश के बाद चूंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है इन्होंने, तो उत्तर प्रदेश से एक माता जी ने मुझे मैसेज किया था कि उनका बेटा MBBS का छात्र है और अब फर्स्ट ईयर वालों को जुलाई से बुलाया जा रहा है और जो फोर्थ ईयर हैं उनको 29 जून से बुलाया जा रहा है, फर्स्ट ईयर वालों को 13 जुलाई से। और वो चिंतित हैं कि ऐसी स्थिति में जो हालत है वो बहुत ख़राब है, संक्रमण फैलने की आशंका है, उनका बेटा जाएगा तो शायद बहुत ख़राब हो सकता है। ठीक है, उन्हें लगता है हमारे बोल देने से मुख्यमंत्री योगी जी सुन लेंगे और ये फैसला बदल देंगे, तो मैंने बोल दिया। शरद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो कहा है इस वक्त दिल्ली के बारे में कि ऑक्सीमीटर दिया जाएगा या फिर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया जाएगा, ये क्या है? देखिए, ऑक्सीमीटर उन लोगों को दिया जाएगा जो होम आइसोलेशन में है। ये देखा गया है कि जो ज्यादातर लोग हैं कोरोना के जो पेशेंट हैं, उनमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये होती है कि उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। अभी पीछे हमने देखा कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनको भी सांस लेने में दिक्कत आई थी, जिसके बाद उनको एडमिट किया गया। तो सभी जो होम आइसोलेशन में जितने लोग हैं, जैसे कि अभी करीब 12,000 लोग होम आइसोलेशन में दिल्ली में हैं, तो सभी को सरकार जो है पल्स ऑक्सीमीटर देगी, जो ये बताएगा कि उनके शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है। अगर वो गिरती हुई दिखाई देती है तो उनको अलर्ट मिल जाएगा और वो जो प्रशासन है, जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलांस ऑफिसर है, उसको सूचित कर देंगे। तो प्रशासन जो है उनके घर पर ही जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है, जो एक मशीन होती है जो एक तरह से ये कहा जाए कि हवा के अंदर से नाइट्रोजन हटाकर और प्योर ऑक्सीजन जो है मरीज को पहुंचा देती है, तो ये जो है सप्लाई किया जाएगा। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि ये व्यवस्था जो है कब से लागू होगी। अभी घोषणा हुई है और 12,000 लोग हैं, तो ये कहा गया है कि जो मरीज हैं जब वो ठीक हो जाएं तो पल्स ऑक्सीमीटर और जो कंसंट्रेटर है, ये दोनों ही सरकार को ठीक होने के बाद लौटा देंगे। जी, अब हम चलते हैं परिमल के पास। परिमल, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने देखा कि पॉजिटिविटी रेट अब काफ़ी बढ़ रही है, अब बढ़ रही है पहले की तुलना में आपके हिसाब से, और इसका मतलब क्या समझा जाए? आज 4,25,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं, 13,000 से ज़्यादा लोगों की भारत में मौत हो चुकी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये संख्या जो है लगातार अब बढ़ती जा रही है। तो ये जो पॉजिटिविटी रेट का जो आंकड़ा है, क्या वो टेस्टिंग ज़्यादा होने से बढ़ रहा है या फिर संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है उसके कारण से बढ़ रहा है? परिमल, देखिए, संक्रमण तो है ही, लेकिन सरकार हमेशा से पहले से दलील देती रही है टेस्टिंग को लेकर। जब भी सवाल उठता था कि टेस्टिंग बढ़ाने से भी पॉजिटिविटी रेट नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वो 4% के आसपास बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक 4% के आसपास टिकी रही। लेकिन इस बीच में हमने देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है और अब ये 10 अंक तक पहुंच गई, 10.5 के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोगों का आप टेस्ट कर रहे हैं और जितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं 24 घंटे के टेस्ट के दौरान, इसको पॉजिटिविटी रेट कहते हैं, जो अपने आप में चिंता का विषय है सरकार के लिए भी, क्योंकि पहले से भी ये कोशिश बार बार होती रही है कि नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ाने से ऐसा नहीं कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच में ये आकलन जरूर देखने को मिला। और यहाँ पर अगर स्थिति कहें पॉजिटिविटी रेट को लेकर, तो बाकी जगहों की स्थिति में, मुंबई की स्थिति, महाराष्ट्र की स्थिति की बात करें तो करीब 32% के आसपास है आज पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली की बात करें तो 22-23% के आसपास है। इसी तरीके से करीब करीब 16 के आसपास है तमिलनाडु का। तो नंबर ऑफ टेस्ट लगातार बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक दिन हम 1,90,000 टेस्ट भी कर चुके हैं एक दिन में, तो करीब 2.5-3 लाख की हमारी कैपेसिटी है, 1,90,000 हम कर चुके हैं। और जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों को हम टेस्ट कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिविटी रेट ज्यादा आ रहा है, यानी संक्रमण जो है वो फैल चुका है। अब इलाकों को लेकर अगर बात करें रवीश जी, तो इलाके बहुत सारे हैं, लेकिन 4 जो प्रदेश है उसमें 65% मामले करीब 4 प्रदेशों से हैं, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। यहां से 65% मामले, इसके कई डिस्ट्रिक्ट इसमें प्रभावित हैं। मुंबई का थाने हो गया, उसके बाद औरंगाबाद हो गया, उसके बाद चेन्नई का भी अगर मामला करें तो चेन्नई हो गया,
पुणे है, इंदौर है, कोलकाता, ये तमाम जगह हैं जहां पे संक्रमण जो है वो फैला है और वहां पर उसका कंट्रीब्यूशन सीधे तौर पे जो नेशनल फिगर आता है सुबह के वक्त में उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस बात को लेके थोड़ा सा सुकून जरूर महसूस कर सकते हैं कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रिकवरी रेट सिर्फ हमारा बढ़ रहा है। बाकी जो हमसे 3 ऊपर के देश हैं, यूएसए का रिकवरी रेट करीब 42% के आसपास है, ब्राजील का करीब 53% के आसपास है, रसिया का 58% के आसपास है, इटली का 74% के आसपास है, चाइना का 94% के आसपास है। तो एक लोगों को सुकून देने वाली बात जरूर है कि जो लोग भर्ती हो रहे हैं उसमें रिकवर हो रहे हैं, ये अच्छी बात भी है। लेकिन पॉजिटिविटी रेट बिल्कुल चिंता का विषय है और वो बिल्कुल दूसरा सब्जेक्ट है। आप टेस्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और परिमल, हम आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं रेयान, उनका एक बयान आया है कि अब जो है हमें टेस्टिंग ज़्यादा बेहतर होने से हो सकता है कि अब फॉल्स नतीजे, गलत नतीजे कम आए तो वहाँ पर ठहराव देखने को मिलेगा। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि अस्पतालों में कितनी भीड़ है और दूसरा मरने वालों की संख्या कितनी ज़्यादा है। भारत आज दुनिया के चौथे नंबर का देश हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मृत्यु दर 3 के आसपास है, लेकिन गुजरात में आप देखें तो गुजरात में 6% से भी ज़्यादा है। पर मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ कि क्या अब लोग इससे अभ्यस्त हो गए हैं, यूज्ड टू हो गए हैं परिमल के इन सूचनाओं की अब अहमियत नहीं रही? आपकी ही जानकारी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो अप्रैल के महीने में या फिर मार्च के महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, मई में भी कमी आई लेकिन काफी करता था, लेकिन इस जून में 22 दिन बीत गए, सिर्फ 2 दिन ही स्वास्थ्य मंत्रालय को लगा कि संबोधित किया जाए, तब भी जब सवाल जवाब की संभावनाएं बिल्कुल सीमित हैं इसमें। निश्चित तौर पे कुछ सीमित सवाल ही लिए जाते थे, 4-5 सवाल से ज्यादा नहीं लिए जाते थे। लेकिन एक संभावना जरूर थी पत्रकारों के पास में। आपसी तौर पे भी हम लोग बात कर लेते थे कि कौन सा सवाल पूछा जाना चाहिए। मंच से जो भी जवाब आए, लेकिन कम से कम सवाल पूछने की आपके पास वो मंच मौजूद था जहां पे आप सवाल पूछ सकते थे। लेकिन जिस हिसाब से देखें तो 103 दिन में 53 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बस हुआ है। जिस डंके की चोट पे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था जब शुरुआती मामले थे और बहुत कम मामले थे, तो इससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि बहुत ज्यादा सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं है। जो छपा छपाया चीज आ जाएगा उनकी तरफ से, बस वो आप छाप लीजिए, वो आपके काम का है तो देख लीजिए। लेकिन अब वो गुंजाइश खत्म हो गई है जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। पिछले महीने में 8 बार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन ये धीरे धीरे उससे पहले कहें अप्रैल में तो 26 बार हुआ था, मार्च में कहें तो करीब 17 बार हुआ था, लेकिन वो देरी से शुरू हुआ था, 12 मार्च से शुरू हुआ था। तो लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा थी कि पत्रकार अपने सवाल पूछ सकते थे, लेकिन वो संभावनाएं सिमट सी रही है। और जब संभावनाएं सिमटती है तो सही जवाब नहीं आ पाता है, और जनता को लेकर जिस बात को लेकर हमें जवाब देना चाहिए, जवाब तलाशना चाहिए, वो संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं, वो संभावनाएं दम तोड़ती जा रही है। और इसको लेकर कोई ऐसी बात में नहीं है, कोई वजह बताई जाती है। आप मस्त रहने दीजिए, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता को फर्क नहीं पड़ रहा है। परिमल, अगर जनता को इन सूचनाओं से कुछ लेना देना नहीं है तो उसे थाली झाल बजाने दीजिए, लेकिन आप प्रयास करते रहिए। ये सचमुच चिंता की बात नहीं है। पूरी दुनिया में आप राष्ट्राध्यक्षों को देखिए, वो कोविड-19 पे डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डेली। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और अब जो स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं वो बंद हो गए। तो क्या आप लोगों ने लिख कर दिया है कि हम कुछ जानना नहीं चाहते? ये बड़ा अच्छा, तो ये बता दीजिए। फिर आप मुझे अलग से इनबॉक्स में मत डालिए कि यूपी सरकार ने एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू कर दी है, आप प्लीज बोल दीजिए। फिर आप अलग से मुझे मत डालिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने अपने टीचर की सैलरी नहीं दी है, उन्हें निकाल दिया है, आप अलग से प्राइम टाइम में या देश की बात में बोल दीजिए। या तो आप फिर सरकार से कहिए कि सारी सूचनाएं दी क्यों नहीं जा रही हैं और सवाल जवाब क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर आप इसे खत्म करने में सहमत हैं तो फिर थाली बजाइए। बालकनी तो आप ही की है, घर में थाली तो होगी ही। शरद हमारे साथ हैं। शरद से मैं ये जानना चाह रहा था कि शरद, ये जो नया तरीके का जो टेस्टिंग होना शुरू हुआ है दिल्ली में, इसका एक्यूरेसी रेट क्या है? क्योंकि पहले जब एक बार शुरू हुआ था तो उसे बंद करना पड़ा था। और दूसरा, और क्या बता सकते हैं आप इस पे? देखिए, थोड़ा आसानी से समझाता हूं मैं। दिल्ली के अंदर 8 जून को करीब 30,000 टोटल मामले थे कोरोना के।
21 जून का जब हेल्थ बुलेटिन आया तो उसके अंदर करीब 60,000 मामले दिखाई दिए, यानी कि 13 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर जो मामले हैं वो डबल हो गए हैं। और इस हिसाब से दिखाई दे रहा है कि जुलाई के आखिरी में करीब 5 लाख मामले दिल्ली के अंदर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। 8 जून जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जब दिल्ली में 30,000 मामले थे, तो उन दिनों दिल्ली के अंदर रोजाना 1000 मामले रिपोर्ट हो रहे थे 24 घंटे के भीतर। टेस्टिंग जो थी 8 जून को वो करीब 3700 की थी, केवल 3700 टेस्ट हुए थे। और पॉजिटिविटी रेट जो आ रहा था उस समय वो 27% से ऊपर जा रहा था। आज जब टेस्ट हो रहे हैं, आज टेस्ट हुए करीब जब 60,000 मामले हो गए हैं, तो मुख्यमंत्री ने बताया, हेल्थ बुलेटिन बता रहा है कि 18,000 दिल्ली के अंदर टेस्ट हो गए हैं। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जो पॉजिटिविटी रेट है कि 18,000 टेस्ट करने के बाद भी सिर्फ 3,000 मामले आए हैं, तो बहुत अच्छी बात दिख रही है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो करीब 16% चला गया है। लेकिन ये जो टेस्ट हुए हैं 18,000, इनके अंदर जो सूत्र बता रहे हैं कि एक बड़ी संख्या जो है एंटीजन टेस्ट की है, रैपिड एंटीजन टेस्ट जिनकी आप बात कर रहे हैं। इनकी एक्यूरेसी क्या है इसके बारे में अभी तक सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है। लेकिन इसके बारे में यह जरूर है कि अगर इसमें कोई नेगेटिव आता है तो उसको नेगेटिव नहीं मानते, क्योंकि अगर उसके अंदर लक्षण बने हुए हैं तो कहते हैं कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए। लेकिन हाँ, अगर पॉजिटिव कोई व्यक्ति आता है तो उसको पॉजिटिव मान लिया जाता है। तो इस जो अभी जो टेस्ट हो रहे हैं, हम पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते कि ये जो तस्वीर आ रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या फिर जो बाकी ऑल इंडिया टेस्ट चल रहे हैं उसके तराजू पर हम इन टेस्ट को नहीं तोल सकते। हालांकि जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसके अंदर जो है इसके पॉजिटिव केस जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं है अभी जितना हम पहले आरटीपीसीआर के बारे में कह सकते थे। हालांकि आरटीपीसीआर भी कोई पूरा 100% फुल बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, की एक्यूरेसी रेट उसकी मानी जाती है। लेकिन फिर भी ये जो टेस्ट है ये उतना भी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो तस्वीर हमारे स्क्रीन पर अभी आई है वो केंद्रीय दिल्ली के जो सेंट्रल में लोधी रोड शवदा गृह है, वहां पर देखिए कि इस्तेमाल किए गए मास्क, पीपीई किट किस तरह से फेंक दिए गए हैं। ये खतरनाक है। इन चीजों के इस्तेमाल करने के बाद फेंकने का भी कायदा होना चाहिए। यही हमें एक हासिल करना था इन 3 दिनों में, इन 3 महीनों में। जिस तरह से हम शरद, परिमल या रविश के साथ बिना उत्तेजित हुए बोरिंग लहजे में आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि टीवी ने टेस्ट बदल दिया है दर्शकों का, बिना उत्तेजना की चीजें आपसे देखी नहीं जाती हैं, तो हम बता रहे थे, या हम सबको करना चाहिए था कि सब चीजों में एक अनुशासन आता जो हम गवा दिए। अब अस्पताल ढूंढेंगे, पत्रकार ढूंढेंगे, पत्रकार तो प्रोपेगेंडा में बिजी है, वो पत्रकारिता कहां कर रहा है। और अब न्यूज चैनलों और अखबार से पत्रकार निकाल भी दिए गए हैं, तो पत्रकार अब है भी नहीं। तो ये भी जरा सा पता कीजिए। अब आप देखिए कि इतने दिनों में हम एक व्यवस्था नहीं बना पाए कि इन पीपीई किट का या फिर ग्लव्स का इस्तेमाल करने के बाद किस तरह से निस्तारण करना है, यानी कैसे जमा करने रखना है। मतलब भगवान भरोसे ठीक है चलना, लेकिन इतना भी नहीं चलना कि भगवान भी घबरा जाएं कि फिर जब ये अपने भरोसे क्या करेंगे। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। भगवान की बात हुई तो हम एक भगवान से ही संबंधित एक अच्छी खबर भी सुना देते हैं कि वो खबर ये है कि ओडिशा में, पुरी में भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा जो निकाली जाती है वो निकलेगी। कुछ शर्तों के साथ, भीड़ की इजाजत नहीं होगी, लेकिन वो भगवान 22 जून को निकलेंगे, उनका रथ निकलेगा और 23 जून को वो यात्रा संपन्न होगी सिर्फ पुरी में। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि इस वक्त अगर हम इजाजत देंगे तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेंगे, लेकिन कानून की परिस्थितियां यही बताती हैं कि अदालत इसमें ना पड़े तो अच्छा है। हाँ, जरूर राज्य सरकार भी अब तैयार हो गई है, तो जगन्नाथ यात्रा का आप आनंद टीवी पे लीजिए और भक्ति आप दूर से भी कर सकते हैं। और ये भी एक परंपरा थी कि इस बार अगर 22 जून को रथ ना निकलता भगवान का तो शायद वहां 12 साल और ना निकलता, मतलब रथ यात्रा ना होती। लेकिन अब ये रथ यात्रा निरंतरता के साथ चलेगी। और 1919 में जब स्पेनिश फ्लू का प्रकोप आया था भारत में, तब भी ये रथ यात्रा नहीं रुकी थी, चलती रही थी। तो ये एक बड़ी खबर है भगवान जगन्नाथ में आस्था रखने वालों के लिए। ओडिशा का ये मुख्य त्योहार है, एक मुख्य पर्व है जिसके लिए साल भर इंतजार होता है। तो उन सबको बधाई। और लेकिन हम चलते हैं, चूंकि ये देश की बात है तो जगह जगह की बातें करते चलेंगे। उत्तराखंड की ये तस्वीर थोड़ी सी चिंता में डालने वाली है। बहुत ही मुख्य मार्ग है ये, और पुल टूट गया। जो ट्रक गुजर रहा था एक मशीन को ले जाने से, वो हादसे का शिकार हो गया। तो इस वक्त बहुत चुनौतियां सामने धीरे धीरे खड़ी होती जा रही हैं। ये तस्वीर देखिए
और दिल को संभालिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर बात करते हैं। कानपुर चलेंगे, कमाल खान से बात करेंगे। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। मिजोरम में 12 घंटे के भीतर 2 भूकंप के झटके आए हैं। जो दूसरा आया है रिक्टर स्केल पे 5 से अधिक, उसकी तीव्रता 5.3 मापी गई है। और हम चलते हैं कमाल खान के पास। कमाल, मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो बालिका सुधार गृह था उसमें बड़ा भयानक कांड हुआ था। उसी से इसका एक तुलना की जा रही है कानपुर में जो संरक्षण गृह है। पूरा मामला क्या है, थोड़ा इस पर विस्तार से बताएं। देखिए, ऐसा है कि ये एक सरकारी होम है जहां बच्चियां रहती हैं और वो बालिग होने के बाद फिर यहां से जा सकती हैं। तो यहाँ 173 बच्चियां रहती हैं और जिनमें से 63 बच्चियां ऐसी हैं जो पॉक्सो एक्ट में जिनके मामले में मुकदमे चले, यानी उनके साथ किसी ने शोषण किया और उनका बेजा इस्तेमाल किया, नाजायज़ उनके ऊपर ज्यादती की, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आकर के भर्ती हुई हैं। 12 तारीख को सरकार ने एक ऑर्डर किया था कि ओल्ड एज होम और इस तरह के जितने होम्स वगैरह हैं इसमें रैंडम चेकिंग की जाए कोरोना की, ताकि पता चले कि वहाँ तो लोग संक्रमित नहीं हैं। तो यहाँ पे 5 बच्चियों की जब टेस्ट किया गया तो उसमें से एक बच्ची पॉजिटिव आई। तो ये लगा कि फिर सारे बच्चियों का टेस्ट होना चाहिए, जिससे पता चले कि, क्योंकि वो बच्चियां साथ में रहती हैं, अगर एक पॉजिटिव है तो उससे बहुत सारे पॉजिटिव हो सकते हैं। तो जब 173 बच्चियों का टेस्ट हुआ तो उसमें से 57 बच्चियां पॉजिटिव आई हैं। अच्छा, उसमें एक इशू ये हो गया है कि यहाँ पे 7 बच्चियां ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हैं और उन प्रेग्नेंट बच्चियों में से 5 बच्चियां ऐसी हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव भी मिला है। कानपुर के डीएम का कहना है कि ये सारी बच्चियां जो हैं ये ज्यादती का शिकार हुई हैं और CWC जो के कहने पे या कोर्ट के आदेश के बाद उस ज्यादती का शिकार होने के बाद उनको यहाँ भेजा गया है। उनके साथ जो ज्यादती हुई उस मामले में उनके जो जिले हैं वहाँ पे मुकदमा चल रहा है। लेकिन अब विपक्ष के लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं बच्चियां इस होम में तो प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, जैसा बिहार के मुजफ्फरपुर में ये कांड हुआ था। तो अखिलेश यादव ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी ने फेसबुक पे लिखा है, सुभाषिनी अली जो CPM की कानपुर से सांसद रह चुकी हैं और एडवा की एक बड़ी नेता हैं, उन्होंने इस मांग को वहाँ पे उठाया है। जो महिला आयोग है उसने भी कानपुर के डीएम से जवाब मांगा है। तो भले ये बच्चियां डीएम के मुताबिक यहाँ पे प्रेग्नेंट ना भी हुई हों, लेकिन लोगों को शक है क्योंकि मुजफ्फरपुर का मामला उनके सामने है, इसलिए इस बात की जांच जरूर होनी चाहिए। और दूसरा बड़ा मसला ये तो है ही कि एक साथ 57 बच्चियां अगर एक होम में इन्फेक्टेड पाई जाती हैं तो यूपी में ऐसे तमाम होम चलते हैं, ओल्ड एज होम चलते हैं, जो बहुत सारे विधवा आश्रम चलते हैं। कानपुर बनारस में मुमुक्षु भवन है जहाँ पे लोग मौत के इंतज़ार में जाके वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं विधवाओं के, वृद्ध लोगों के, सरकारी होम्स हैं जहाँ बड़ी तादाद में बच्चे, जवान, बुजुर्ग लोग रहते हैं। उनके लिए ये एक बड़ी खतरे की घंटी है अगर एक होम में एक साथ 57 बच्चियां इन्फेक्टेड पाई जाती हैं तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल ये जानकारी देने के लिए। ये भी है कि इन गृहों में क्या उपाय अपनाए गए कि इस तरह से संक्रमण फैल गया। उनका बाहर आना जाना तो होता नहीं होगा, लेकिन ये जांच के विषय हैं। ये तस्वीर आप देखिए कच्छ के मांडवी शहर से है और यहाँ पर 100 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जिसके कारण शहर में बाढ़ जैसी स्थिति है। गाड़ियाँ बहने लगी हैं और लौट कर आएंगे तो बिहार की बाढ़ पे बात करेंगे और बाढ़ को लेकर नेपाल और बिहार के बीच की जो स्थिति है उसकी बात करेंगे।
આખા ઘર બુડી ગયા છે, રાશન પાણી બધે પૂરો થઈ ગયો છે। तो आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7 बिहार में बाढ़ की परिस्थितियां पैदा होने लगी हैं। लगातार बारिश वहां ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन बिहार के जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि नेपाल बाढ़ प्रबंधन में मदद नहीं कर रहा है। तो मनीष से ही हम जानना चाहेंगे कि ये राजनीतिक बयान है, खुद को बचाने का बयान है कि नेपाल पर दोष मढ़ दो, या फिर वाकई नेपाल की तरफ से इस तरह के संकेत आने लगे हैं। जी मनीष, हम यही पूछ रहे थे कि ये राजनीतिक बयान है या वाकई नेपाल अपनी तरफ से शरारत कर रहा है, बाढ़ में को रोकने में मदद नहीं कर रहा है। देखिए, नेपाल के तरफ से एक बिहार सरकार के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाल में जो तनाव हुए हैं उसके बाद ये एक तरह से निरंतर जारी है। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि जो बिहार के जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा, मैं आपको बता दूं कि वो जनता दल यूनाइटेड के सोशल मीडिया के भी इंचार्ज हैं। अगर स्थिति इतनी भयावह है या इतनी गंभीर है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री को उन्होंने जरूर ब्रीफ किया होता, क्योंकि कल ही हमने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री रवीश, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था कि ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, इनके ऊपर जो है कितनी कड़ी सेंसरशिप होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्राइम बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि संजय झा भी, अगर स्थिति इतनी चिंताजनक है तो वो केंद्र के जल संसाधन मंत्री, विदेश मंत्री और नेपाल के जल संसाधन मंत्री को भी टैग करके ट्वीट कर सकते थे, लेकिन उनके ट्विटर टाइमलाइन पर इस घटना के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो लग रहा है कि नेपाल को एक तरह से, जिस प्रकार से अभी तक पाकिस्तान अपनी राजनीति, देश की राजनीति में रहा है, उसी तरीके से एक नया पाकिस्तान बनाने की तैयारी है कि उसके नाम पर आप अपनी कोई भी विफलता को छिपा लीजिए। रवीश जी, लेकिन नेपाल भी एक तरह से जो गंडक बराज का मामला है जिसके बारे में संजय झा कह रहे हैं, गोपालगंज में भी काफी पानी बढ़ गया है, तो क्या मतलब ये वो नहीं कह रहे हैं कि उनकी बात हुई है या भारत के विदेश मंत्री या मंत्रालय की नेपाल से बातचीत हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं रवीश, अगर आप हर बार, मैं बिहार के बाढ़ को काफी सालों से कवर कर रहा हूं, करीब 24-25 सालों से, लेकिन मैं बता दूं कि जो फ्लड प्रोटेक्शन काम का डेडलाइन होता है वो 15 जून तक होता है और ये बयान जो है वो 22 जून को आ रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब डेडलाइन खत्म हो गया उसके एक हफ्ते के बाद ये बयान दिया जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि ग्राउंड लेवल पे जो अधिकारी होते हैं वो आपस में बातचीत करके इस गतिरोध को खत्म करते हैं। लेकिन अगर मामला इतना गंभीर है तो बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को अब तक अवगत क्यों नहीं कराया है, या उनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इस खबर में नेपाल के जो जल संसाधन विभाग हैं या उनके मंत्री हैं उनको टैग करके इस बारे में क्यों नहीं सूचना दी गई? क्योंकि अब सब जानते हैं कि अपनी बातों को आप एक ट्वीट से जो है पूरे विश्व में सबके पास पहुंचा सकते हैं, लेकिन लगता है कि मामला उतना गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होता तो बिहार के मुख्यमंत्री, जिनके पास में सोशल जो स्ट्रीमिंग साइट्स हैं, जो उनको अगर बैन लगाने के लिए या उन पर सेंसरशिप बढ़ाने के लिए वो मांग कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से लाखों लोग बिहार में बाढ़ से प्रभावित होते हैं और ये समस्या इतनी गंभीर होती तो शायद वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से निश्चित रूप से इस मामले में वार्ता करते। रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि नेपाल को कहीं मोहरे की तरह इस्तेमाल ना किया जा रहा हो और फिर ये हम और अपने संबंधों को बिगाड़ते ना चले जाएं। वैसे ही वहाँ पर कई तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं। उसने कोई नया नक्शा बना लिया है, नेपाल ने अपने संसद में पास कर दिया है, लेकिन अगर बाढ़ आने की स्थिति है, नेपाल मदद नहीं कर रहा है, लाखों लोग, उसकी ज़िंदगी प्रभावित होने वाली है, और आप हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं,
ये तभी हो सकता है कि जब आईटी सेल पूरी तरह से कामयाब हो गया है आपको कि आपका सोचना समझना उसने बंद कर दिया है। अब आप सोच ही नहीं सकते, अब आप समझ ही नहीं सकते हैं, चाहे कोई कुछ कितना ही बोले। तभी बाढ़ आने वाली हो, स्थिति भयावह हो और मुख्यमंत्री पत्र लिख रहे हो, क्यों ना नेटफ्लिक्स बंद कर दिया जाए डूड। तो ब्रेक के बाद हम मिलेंगे और बात करेंगे किसी और कहानी की, लेकिन ये कहानी अब्बास और शाहनवाज, आप इन दोनों को नहीं जानते होंगे। ये दो शख्स हैं मुंबई के जो अब तक 300 सिलेंडर 300 लोगों को ऑक्सीजन के मामले में मदद पहुंचा चुके हैं। इन्होंने मदद का एक नया रास्ता ढूंढा है, किसी को ऑक्सीजन दो। एक और करीबी रिश्तेदार, उनका इसी वजह से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, बेड ना मिलने की वजह से कालसीकर हॉस्पिटल के बाहर उनका मतलब जान उनकी चली गई। वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। उस घटना का हमको बहुत दुख पहुंचा। मेरे दोस्त शाहनवाज शेख ने उस वक्त में कहा कि भाई ये वक्त तो हो गया, हम बहुत कुछ क्योंकि उस वक्त कोशिश की हॉस्पिटल में बेड मिल जाए। तो इन्होंने कहा अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल सकते, हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह प्रोवाइड करें, ताकि कम से कम आगे जाके कोई हमारी जानकारी में ऐसा ना हो जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी ऑक्सीजन सपोर्ट की वजह से। हम लोगों ने सब इसके बारे में एक डॉक्टर से, 1-2 डॉक्टर से कंसल्ट किया कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो हम लोग ने सब करने के बाद में ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने सारा किट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पूरा आप लोग देते हैं? जी, पूरा किट दे रहे हैं। सिर्फ मरीज के वो जो भी रिलेटिव आएगा वो लेके जाएगा। मरीज को डायरेक्टली ये लगाएगा, मरीज को जो उसका सैचुरेशन लेवल है वो अप होना चालू हो जाएगा। कोई पैसा नहीं लेते? इसका कोई पैसा नहीं है। के लिए देते हैं आप? ये हम लोग 48 आवर्स के दे रहे हैं इमरजेंसी सर्विस के लिए। सर एक सुकून मिल रहा है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आज लोगों की जान जा रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और जब ये जो लोग लेके जाते हैं, ये जब रिटर्न लेके आते हैं तो इतनी दुआएं देते हैं दिल से कि मैं बता नहीं सकता कितनी दुआएं देते हैं। और हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं। कई जगहों पर कलाकार इस तालाबंदी के दौर में या उसके बाद के दौर में बहुत परेशान हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत से कलाकार हैं जो इस कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। गोवा में 200 कलाकार ऑनलाइन के जरिए जमा हुए और उन्होंने संगीत रचना की ताकि जो लोग थक गए हैं, जो लोग ऊब चुके हैं, उनमें कुछ जान भरी जा सके दोबारा से लड़ने के लिए।